और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। हर वो दर्शक जो रिपब्लिक भारत से जुड़ा है, हर वो दर्शक जो हमें हर रोज देखता है, उसके लिए ये खबर है। ये खबर सीधे उससे कनेक्ट करती है, सीधे उस दर्शक के साथ जुड़ती है, क्योंकि उस दर्शक ने वो दिन भी देखे हैं जब रिपब्लिक के खिलाफ साजिश हो रही थी। आज लेकिन सच की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रिपब्लिक के खिलाफ जो जीत हुई है, साजिश के खिलाफ, उसका प्रतीक है तस्वीर। रिपब्लिक की जीत कैसे और किस मायने में हुई है, यह खबर आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप रिपब्लिक के दर्शक हैं और यह जीत हमारी अकेले जीत नहीं है, यह जीत आपकी भी जीत है, यह जीत आपके भरोसे की जीत है। देखिए जरा यह जीत किस तरह से जीत हुई है, यह आप देख रहे हैं। टीआरपी केस में रिपब्लिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, सबसे बड़ी जीत यह है। बहुत साजिश की गई यह बताने की और यह कहने की कि टीआरपी में घोटाला है, रिपब्लिक ने आपको पैसे दिए इस घोटाले के लिए और टीवी देखने के लिए, लेकिन यह झूठ का पर्दाफाश हो गया है। पीटीआई की रिपोर्ट है, रिपब्लिक के खिलाफ कोई डिजिटल सबूत और बयान नहीं, जो बयान है वो भी मैनिपुलेटेड। दर्शकों ने पैसे के बदले रिपब्लिक देखने के आरोप खारिज कर दिए हैं। अब आप इस जीत के मायने समझ सकते हैं। कई घरों में कुछ खास चैनल देखने के लिए बाकायदा पैसे दिए गए। ऐसी गतिविधि में रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत शामिल नहीं है, यह कहती है रिपोर्ट। चैनल मालिकों, एजेंट और क्षेत्रीय मैनेजरों के बीच गहरी साजिश हुई। दरअसल कई चैनल मालिकों ने लंबे समय तक सिस्टम से हेरफेर की। कैश लेकर चैनल देखने पर इंडिया टुडे के खिलाफ अभी भी जांच जारी है। जो सबसे ज्यादा शोर और हल्ला मचा रहे थे उनके खिलाफ अभी जांच चल रही। इंडिया टुडे और अन्य के खिलाफ जांच अभी भी की जा रही है। और आज अर्नब गोस्वामी सामने आए। अर्नब गोस्वामी ने वो बात कही जो सच है, जो आप सुनना चाह रहे थे। अर्नब की जुबानी अब सुनिए इस बड़ी जीत के साथ, क्योंकि ये जीत अकेले अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की नहीं है, ये जीत आपकी भी है। सुनिए। दोस्तों, आज से 1 साल 11 महीने और 16 दिन पहले, 1 साल 11 महीने और 16 दिन पहले, यानी कि 8 अक्टूबर 2020 को उद्धव जी के परमवीर सिंह ने, उद्धव जी के परमवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो आज टीआरपी घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। और उद्धव जी के परमवीर ने, उद्धव जी के सचिन वाजे ने उस घोटाले के केंद्र में मुझे कहा, रिपब्लिक टीवी को कहा, रिपब्लिक भारत को कहा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी चोर है। दोस्तों, लुटियन की मीडिया ने मुझे टीआरपी चोर कहा। दोस्तों, तक वालों ने मुझे टीआरपी चोर कहा, इतनी हिम्मत थी उनकी। और उद्धव जी, परमवीर और वाजे के झूठ को लुटियन की मीडिया ने आपके सामने परोसा। लुटियन की मीडिया के चैनलों ने झूठ को सर्वोपरि बताते हुए आपको मुझसे अलग करने की पूरी कोशिश की थी। यह साबित करना चाहते थे कि मैं आपको घूस देता हूं। दोस्तों, ये सारे चैनल वाले, तक वाले कहते थे कि अर्नब गोस्वामी दर्शकों को 500 रुपए की घूस देता है, कि हर भारतीय को मैं घूस देता हूं, हर भारतीय नागरिक को मैं 500 रुपए की घूस देता हूं। और यह भी कह रहे थे कि आप मुझसे घूस लेते हैं। दोस्तों, यह मेरा ही नहीं, यह आपका अपमान था। ये लुटियन मीडिया वाले आपका अपमान कर रहे थे। देशवासियों, हमारा आपका रिश्ता क्या है? मेरा और आपका रिश्ता क्या है? दोस्तों, मुझे बताइए।
ये घूस लेने घूस देने का रिश्ता है दोस्तों। ये क्या कह रहे थे तक वाले? मेरा आपका रिश्ता राष्ट्र सर्वोपरि का रिश्ता है, और ये उसे घूस का रिश्ता बनाना चाहते थे। मेरा और आपका, हमारा आपका रिश्ता एक विचारधारा का रिश्ता है दोस्तों। यह अटूट विचारधारा का रिश्ता है। यह लुटियन वालों ने इसे घूस का रिश्ता बनाने की कोशिश की। देशवासियों, आज आप इन लुटियन मीडिया वालों से सवाल पूछिए कि टीआरपी की असली रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसे क्यों नहीं दिखा रहे भाई? क्यों नहीं दिखा रहे? क्यों कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही? क्यों कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे उस पर? दोस्तों, ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आज तक मीडिया समूह का इंडिया टुडे, आज तक मीडिया समूह का इंडिया टुडे चैनल, इसकी पूरी जांच डिटेल में होगी, चल रही है, ऑनगोइंग। यानी कि तथ्य जो निकले हैं इंडिया टुडे के बारे में उसकी जांच हो रही है। रिपब्लिक के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं मिला, मगर इंडिया टुडे की जांच हो रही है। ये सुर्खियों में दोस्तों, आप इंटरनेट में देख लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा। मगर दोस्तों, इस बात की रिपोर्टिंग क्या इंडिया टुडे और आज तक कर रही है? तो आज कई चेहरे बेनकाब हो गए। आज एक सच सामने आ गया, लेकिन एक बात और है, जितने लोगों ने इस दौरान साजिश रची, आज वो कहां हैं? इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि जो आपके खिलाफ गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद जरूर गिरता है। आइए, यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, अनिल देशमुख जेल में, अगला नाम दिखाइए, नवाब मलिक, ये भी उनके साथी हैं, जेल में। परमबीर सिंह जांच के घेरे में है, सचिन वाजे जेल में है। यही है कर्मा। दूसरों के खिलाफ जो गड्ढा खोदते थे, आज वो उस गड्ढे में, उस कुएं में खुद गिरे। संजय राउत जेल में है। तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जिनको गुमान था उनमें उद्धव ठाकरे थे, आज कुर्सी जा चुकी है। सारा गुमान, अहंकार खत्म हो गया। अनिल परब जांच एजेंसियों के घेरे में। यह है सच, और यही सवाल आज अर्नब गोस्वामी इन लोगों से पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। जब सवाल सीधे करने का समय आ गया है और जवाब मैं चाहता हूं, तो कहां है दोस्तों, पूछता है भारत, कहां है परमबीर सिंह? और मेरा दूसरा सवाल, आज उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना जवाब क्यों नहीं दे रही है? जो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें अनिल देशमुख भी थे जो जेल में है, जिसमें नवाब मलिक भी थे तो जेल में है, जिसके साथ जुड़े हुए परमबीर भी हैं जो जेल में नहीं है, अब तक तो नहीं है, सचिन वाजे जो जेल में है। जब सवाल उनसे मैं कर रहा हूं तो महागठबंधन के महानायक आज जवाब क्यों नहीं दे रहे? भारत के लोगों को पूछता है भारत, और यह भी पूछता है भारत दोस्तों। सीधा सवाल, इनको कठिनाई किस चीज से थी? क्या मुझसे थी, क्या अर्नब गोस्वामी से थी, या मेरे राष्ट्रवादी सोच से थी? इनको प्रॉब्लम किस चीज से थी? जिस तरह से हमने पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठाई थी, उससे उन्हें प्रॉब्लम थी, या हमारे विचारधारा से ही प्रॉब्लम थी? और पूछता है भारत, सनातनियों के लिए हम खड़े थे, तब भी खड़े थे, जेल में जाने से पहले भी खड़े थे, और जेल से निकलने के बाद भी आज भी खड़े हैं। क्या उनको प्रॉब्लम उस चीज से थी दोस्तों? परेशानी उसको किन चीज से थी दोस्तों? पूछता है भारत। खुले तीखे स्वर में पूछ रहा हूं आज मैं, उनको प्रॉब्लम किस चीज से थी? क्या मैंने सीधे आंख में आंख मिलाकर सवाल उठाए थे सोनिया गांधी से कि सोनिया गांधी जी, आपने पालघर के साधुओं पर चिंता तक नहीं,
आपने अपने सामने रखी, लोगों के सामने कुछ नहीं कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपकी सरकार थी, पालघर के साधुओं के लिए बोलने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप चुप क्यों थे सोनिया गांधी जी? क्या यह सवाल पूछना सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो से सवाल पूछना, क्या यह गलत था? क्या प्रॉब्लम उनको उस चीज से थी, या फिर असली प्रॉब्लम उनको और कुछ अन्य चीज से थी कि यह सब करने के बाद 1000 जर्नलिस्ट और रिपोर्टर के खिलाफ लंबी चौड़ी केस करना, समन करवाना, एफआईआर करवाना, प्रताड़ित करने की कोशिश करना, इस सब के बावजूद जब हम निकल आए और आज 2 साल बाद हम अटूट तरीके से उसी स्वर में सवाल पूछ रहे हैं, दोस्तों, क्या असली प्रॉब्लम उनको इस चीज से है कि रिपब्लिक के साथ भारत के लोग जुड़े हुए हैं। राजनेता कुछ भी कहे अपने बारे में, हम तो दिल की बात कहते हैं और ना वोट चाहते हैं या वोट मांगते हैं, ये राजनेताओं की काम है। मगर भारत के लोग रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक मीडिया समूह और रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े हैं। और यही सच है, इसलिए जीत सिर्फ हमारी नहीं, यह जीत आपकी भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह कि शाह करेंगे पीएफआई का गेम ओवर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गेम ओवर। अमित शाह ने पूरा, आज जो दिन भर रेड हुई, आपको बताऊं, अमित शाह ने पूरा गेम प्लान तैयार किया था बड़ी मीटिंग के जरिए। कब कैसे यह प्लान तैयार किया गया, कब यह पूरा खाका खींचा गया, यह आपको बताऊंगा। अमित शाह को आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जरा दिखाऊं, रेड देखिए जरा। आधी रात से रेड पड़नी शुरू हुई, एमडीएम दीजिए, ये केरला में रेड पड़ी। दक्षिण भारत से शुरुआत हुई, केरला में रेड पड़ी पीएफआई के ऑफिस पर, पीएफआई के ठिकानों पर। ये पहली रेड थी केरला में। अगली तस्वीर दिखाई हैदराबाद में दूसरी रेड पड़ी। एनआईए ने ताबड़तोड़ पूरे दिन देश भर में छापे मारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैदराबाद के दफ्तर पर रेड हुई। तीसरी तस्वीर दिखाइए जरा, तीसरी तस्वीर मुंबई की आप देख रहे हैं। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में एनआईए पहुंची, वहां कई गिरफ्तारियां हुई एक के बाद एक। ये आप देख रहे हैं तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाई औरंगाबाद में भी पीएफआई के दफ्तर पर रेड पड़ी और 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है आज। और मैं कहूंगा आधी रात को गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई पर बड़ी सर्जिकल और सीरियल स्ट्राइक की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के गद्दारों की अब खैर नहीं, इंसानियत के दुश्मनों की आखिरी गिनती शुरू। चुन चुन कर एक एक का हिसाब होगा। आतंकियों और दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू हो चुकी है केंद्र सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक। आतंकियों और दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू हो चुकी है शाह की सर्जिकल स्ट्राइक। एक दिन 15 राज्य और 100 के करीब छापे और 100 से ज्यादा गिरफ्तार, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। ये तो शुरुआत है। मैं संस्था का नाम अभी देना नहीं चाहता, परंतु 24 तारीख के पहले ही हमारे पास एजेंसियों के माध्यम से सूचना आ चुकी थी कि पैसे विदेश से भी आए हैं, पैसे देश से भी दिल्ली में आए हैं और पैसे दिल्ली में बांटे गए। अमित शाह के एक्शन से कांप उठा है पीएफआई। एनआईए और पुलिस के शिकंजे में है पीएफआई के बड़े बड़े दिग्गज। आगे और भी एक्शन की तैयारी है। अब देश विरोधी पीएफआई के ताबूत में आखिरी कील की तैयारी है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि पीएफआई के लोग सोकर जाग पाते, उससे पहले एनआईए दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। देखिए देश भर में कहां पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई है। प्ले कीजिए मैप। उत्तर प्रदेश में पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई, केरल, कर्नाटक, इन जगहों पर एनआईए पहुंची। आप प्ले कीजिए फास्ट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में रेड हुई। असम में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, पूरे देश में पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई। आप देखिए पूरा जाल बन गया है। इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई। बड़ी तैयारी के बाद यह संभव है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर इस एक्शन के पीछे दिमाग किसका था, कैसे पीएफआई के पूरे नेटवर्क को एक साथ रडार पर लेना था। देखिए जरा, दिमाग था अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने इस रेड को कैसे प्लान किया वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं
कि आखिर एनआईए की रेड में क्या क्या हुआ है। आधी रात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया। 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर रेड हुई। देश के 15 राज्यों में आतंकी फंडिंग मामले में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है अब तक की। और पीएफआई के 106 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तारियां हो गई हैं 100 से ज्यादा। 15 राज्यों में 53 जगहों पर रेड हुई है। 53 जगहों पर छापेमारी हुई है। पीएफआई के प्रमुख 93 जगहों पर पीएफआई प्रमुख ओमा सालम की भी गिरफ्तारी हुई। इस मामले में मल्लापुरम से पीएफआई अध्यक्ष को पकड़ा गया है। साथ ही साथ केरल से सबसे ज्यादा 22 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में भी छापेमारी की गई है। पीएफआई नेता परवेज अहमद की गिरफ्तारी हुई है। आतंकी गतिविधि के लिए टेरर फंडिंग का आरोप दरअसल पीएफआई पर है। एनआईए के साथ ईडी ने भी इस मामले में छापेमारी की है। पीएफआई का लिंक खंगालने के लिए यह छापेमारी की गई है। पिछले महीने कई जगहों पर ट्रेनिंग कैंप लगाने का आरोप पीएफआई पर है। कैंप में हथियारों की ट्रेनिंग के साथ ब्रेन वॉश किया जा रहा था, यानी लोगों को वर्गलाया जा रहा था। गिरफ्तार कराटे टीचर ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। वो कबूलनामा यह है कि कराटे की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। उसने इस बात को कबूला है। छापे के बीच अमित शाह ने भी हाई लेवल मीटिंग की है। उस मीटिंग की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह इस पूरी रेड के बारे में क्या बता रहे हैं। पुलिस तो लगातार सतर्कता बरत रही है और कहीं भी ऐसा लगेगा कि कोई इस संस्था के जो नोन लोग हैं, ये बात सही है कि जो पीएफआई और एसडीपीआई के जो नोन लोग हैं उसके बारे में जानकारियाँ पुलिस को भी है, प्रशासन को भी है। कहीं भी उस कैटेगरी के नोन लोगों की तरफ से कोई भी ऐसी गतिविधि होगी जिसमें कोई भड़काने संबंधी तथ्य होंगे तो डेफिनेटली उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसमें नहीं, ये जानकारी अभी नहीं है और मेरे ख्याल से इसमें एनआईए को कार्रवाई करने दें। अच्छा है, देश हित में अच्छी कार्रवाई कर रहा है एनआईए और ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से गोपनीय तरीके से ही की जाती हैं सब। और आइए, एक तरफ पीएफआई के ठिकानों पर रेड हो रही थी, दूसरी तरफ पीएफआई के जो समर्थक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। कोझीकोडे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रात को ही रेड हुई तो रात में ही प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया। कोझीकोडे की तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई। चेन्नई में साउथ इंडिया में पीएफआई का अच्छा नेटवर्क है। पीएफआई के समर्थक आकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें हटाया है। चेन्नई की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। चेन्नई में प्रदर्शन हुआ, लेकिन गिनती गिन लीजिए, शायद गलती से 50 आदमी आपको नजर आ रहे होंगे इस प्रोटेस्ट में। अगली तस्वीर दिखाइए जयपुर की। जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ। जयपुर में भी पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई थी, जिसके बाद प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। सवाल यह कि अगर टेरर फंडिंग, आतंकी फंडिंग में रेड होती है तो जो लोग उस रेड के खिलाफ खड़े हैं, क्यों ना इन्हें उन्हीं का समर्थक माना जाए अगर आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, कलबुर्गी में भी प्रदर्शन हुआ। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले, नारेबाजी करने लगे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को भरा। कुरनूल, अगली तस्वीर दिखाइए, ये कुरनूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए रेड कितनी व्यापक थी। पूरे देश में रेड, पूरे देश में प्रोटेस्ट के बाद, इस तरह का प्रदर्शन के बाद बाकायदा पुलिस लगाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना। लेकिन इसके उलट आपको दिखाता हूं, आइए, इसके उलट कैसे बैठक भी हो रही थी, कैसे प्लानिंग भी हो रही थी, क्योंकि ये एक दिन में संभव नहीं था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल फौरन पहुंचे गृह मंत्रालय। अमित शाह से मिलने के लिए बड़ी बैठक हुई गृह मंत्रालय में इस ताबड़तोड़ रेड के बाद। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं अजीत डोभाल जिस वक्त पहुंचे थे। तो आपको बताता हूं कि आखिर शाह का जो ये एक्शन प्लान है, इस एक्शन प्लान को कैसे बनाया गया, कैसे तैयारी की गई, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। अजीत डोभाल और अमित शाह की मुलाकात हुई आज। छापे के बीच ये हाई लेवल मीटिंग थी और छापे की कार्रवाई की इस मीटिंग में समीक्षा की गई, रिव्यू किया गया। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे, एनआईए के महानिदेशक भी थे, गृह सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए जो गृह मंत्रालय पर बुलाई गई। एक्शन से पहले पूरा होमवर्क किया गया था। ये जो आज बैठक हुई है तो आप जान गए,
लेकिन इससे पहले जो तैयारी की गई वो आपको बताने जा रहा हूं। इस रेड के लिए जो होमवर्क किया गया, 29 अगस्त को दरअसल शाह ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। बैठक में अमित शाह ने तैयारी की पूरी रणनीति बनाई थी और बैठक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल खुद भी मौजूद थे। इसमें एनआईए, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। इसी बैठक में एक्शन को मंजूरी दी गई कि पीएफआई के नेटवर्क को कैसे शिकंजे में लेना है। एनआईए को छापेमारी का प्लान बनाने को कहा गया और ईडी को पीएफआई की फंडिंग की जांच सौंपी गई है कि आखिर कहां से पैसा आ रहा है, इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है। टेरर फंडिंग के सबूत दरअसल मिले, राज्य पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद ये रेड की गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में 15 राज्यों में छापेमारी हुई है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर ये आप लोगों से जानकारी आ गई है और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। पीएफआई पर आखिर रेड क्यों पड़ी? सोचिए जरा, ये पीएफआई क्या कर रहा था, क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र देश के खिलाफ रच रहा था। पीएफआई के टारगेट पर मोदी थे। टारगेट यह था कि मोदी को हटाइए, मोदी को हटाइए, उसके बाद ही तो गजवा आएगा। ये पीएफआई का क्या टारगेट था? यही टारगेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा बिहार से यह साजिश का खुलासा हुआ था कि उनके टारगेट पर, उनके निशाने पर मोदी था, मोदी को हटाना था। पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मोदी के खिलाफ पीएफआई की यह साजिश का खुलासा हुआ था। आपको याद होगा 12 जुलाई को बिहार दौरे पर पीएफआई के निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी। पटना में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी गड़बड़ी की साजिश थी। पटना में ठिकाना बनाकर यह साजिश रच रहे थे। 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। आरोपियों के पास से पीएफआई का झंडा और बुकलेट बरामद हुई थी जो मोदी को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। 2047 तक, 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र था। आरएसएस के नेता भी पीएफआई के निशाने पर थे। आरएसएस नेताओं की गतिविधियों पर ये लोग नजर रख रहे थे। आरएसएस पदाधिकारियों की पूरी लिस्ट इन्होंने जुटाई हुई थी। मोदी के साथ ही कई हिंदूवादी नेता भी इनके निशाने पर थे। आरोपियों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्लान बनाया गया था, उस पर काम चल रहा था। दरअसल यह था इनका प्लान। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो डॉक्यूमेंट मिले वो मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये है इंडिया 2447 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। यानी ये जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, ये पीएफआई के मंसूबों में शामिल था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पटना से गिरफ्तारी हुई थी। पटना से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनमें एक ये शख्स था जिसकी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तारी हुई थी। सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था।
और आइए अब आपको बताता हूं क्या है गजवा प्लान। अब इसे समझिए, पीएफआई से जुड़ा हुआ गजवा, ये सब आपस में कनेक्टेड है, इसकी जांच हो रही है। गजवा प्लान क्या है? गजवा का मतलब है इस्लाम को फैलाने के लिए जंग। और गजवा कब होगा? ये दरअसल भगवा देख रहे हैं आप, भगवा के खिलाफ गजवा की तैयारी है। जंग में शामिल इस्लामी लड़ाके को गाजी कहते हैं दरअसल। और गजवाए हिंद का मतलब है भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना, युद्ध के जरिए भारत में इस्लामी राज का सपना। इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार नहीं है, इसमें सभी लोगों का मुसलमान हो जाना भी है। सोचिए कितने खतरनाक मंसूबे इन लोगों के हैं। कुछ लोग गजवाए हिंद को हदीस का हिस्सा भी बताते हैं और गली गली में इस्लाम का परचम इसका मुख्य मकसद है। और पाकिस्तान में गजवाए हिंद की बहुत चर्चा है, बहुत शान से बोलते और पुकारते हैं। उन्हें इल्म नहीं है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी चाक चौबंद हैं कि आपके जो यहां कठपुतलियां या गुर्गे हैं वो सब अब शिकंजे में हैं। अब पूरी जिंदगी जेल में उनकी बर्बाद हो जाएगी। आईएसआई के इशारे पर युवाओं को दरअसल गुमराह किया जा रहा। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इसके लिए सीख दी थी। गजवाए हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। आइए अब आपको दिखाऊं मैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तरुण चुग, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सुनिए। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है। कि जहां पर बम विस्फोट हुआ है, जहां पर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जहां देश तोड़ने की साजिश हुई है, वहां पीएफआई का हाथ पाया गया है। ऐसे में पीएफआई पर ये कार्रवाई जो हुई है वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही हैं। कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है और देश की 11 प्रदेशों की और केंद्र की सरकार ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए की है। मैं इस कदम को उचित कदम मानता हूं और इसकी सराहना करता हूं। तो गजवा की साजिश बेनकाब और पीएफआई पूरी तरह से शिकंजे में। अब वक्त आ गया है पीएफआई पर बैन का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है। पाकिस्तान में मोदी मोदी का जाप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी और ढकी नहीं है। देश के बड़े बड़े नेता, ये देखिए जरा, बाइडेन हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे, ये भी दुनिया ने देखा। यही पीएम की लोकप्रियता है। लेकिन इमरान खान मोदी के इस कदर मुरीद हो गए कि अपने खुद के प्रधानमंत्री को आईना दिखा रहे हैं कि शीशा देख लो और पीएम मोदी से सीख लो। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में बज रहा है। कभी सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने दौड़े चले आते हैं, तो कभी पुतिन मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क प्रधानमंत्री मोदी से दोस्ती को तरसते हैं। दोस्त तो दोस्त, अब दुश्मन देश में भी मोदी मोदी होने लगा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता इमरान खान एक बार फिर मोदी के मुरीद बन गए। इमरान खान हर दूसरे दिन मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। आप और तो छोड़े, मुझे साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं। यही तो है मोदी का करिश्मा, जिसके आगे दोस्त क्या दुश्मन भी नतमस्तक हो जाए। पूरा पाक मोदी जाप में लगा है।
मैं तो सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है। हमारा कंपैरिजन करवा लो, जिम्बाब्वे से करवा सकते हैं आप, बांग्लादेश से करवा सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे मुल्क। हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया बहुत हमसे आगे है। और आइए दिखाइए, देखिए जरा इमरान खान कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले तो वो बहुत मुरीद हो गए, इस कदर मुरीद कि अपने प्रधानमंत्री की जमकर बुराई कर रहे हैं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की ईमानदारी की तारीफ की है इमरान खान ने। शहबाज शरीफ को मोदी से सीखने को कहा है। इमरान खान ने दरअसल लाहौर में एक रैली की और उस रैली से पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा देश के बाहर मोदी की संपत्ति नहीं है। अपने प्रधानमंत्री को उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को का विदेश में करोड़ों का कारोबार है। पाक पीएम के बच्चे जो हैं वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। भारत की तुलना अमीर मुल्कों से की इमरान खान ने और कहा अमीर मुल्कों में ही इंसाफ होता है, यानी हिंदुस्तान में इंसाफ होता है। गरीब मुल्कों में जंगल का कानून चलता है, जो पाकिस्तान का हाल है। जंगल के कानून में भ्रष्टाचार होता है। इमरान ने कहा, क्या सुनिए जरा इमरान खान को, उसके बाद आपको सुनवाएंगे पाकिस्तान की बाकी आवाम क्या कह रही। सुनिए जरा इमरान को। कि जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता, करप्शन नहीं आ सकती। आपने कभी सुना है? कोई मुझे एक मगरबी मुल्क बता दें जो जिधर जमहूरी निजाम चल रहा है। एक बता दें जिनके वजीर आजम के अरबों 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 रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हो। एक बता दें। आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है? ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता। सुन लिया इमरान खान को। इमरान खान कह रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री से कह रहे हैं मोदी से सीखो। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के जो नेता हैं उनकी संपत्तियों में हम तुलना करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कमाया। पीएम के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम जमीन का कोई टुकड़ा तक नहीं है। दरअसल पहले गांधीनगर में पीएम के नाम संपत्ति थी, अब वो भी नहीं है। 2002 में गुजरात के सीएम रहते जो जमीन खरीदी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, 3 लोगों के साथ मिलकर जमीन खरीदी थी उस दौर में, और प्रधानमंत्री के पास 1/4 हिस्सेदारी थी उस जमीन की। पीएम के हिस्से की जमीन की कीमत 1 करोड़ थी और उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दान में दे दिया। उस संपत्ति को भी दान कर दिया है। 2 करोड़ 23 लाख की संपत्ति है, लेकिन दुनिया के दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं उनसे तुलना कीजिए जरा। शहबाज शरीफ 7,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 7,000 करोड़। पाक के सबसे अमीर शख्स की सूची में शामिल है शहबाज शरीफ। पेशे से व्यवसायी भी हैं और इत्तेफाक ग्रुप के मालिक हैं शहबाज शरीफ। 1 करोड़ डॉलर का स्टील समूह है उनका। पुतिन देखिए जरा, 74 अरब डॉलर का आलीशान महल है पुतिन का। महल के अलावा 19 घर और है पुतिन के। 58 विमान और हेलीकॉप्टर है पुतिन के पास। 741 करोड़ का क्रूज शिप है। ये शौक हैं। सोचिए जरा इन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 700 महंगी कारें भी पुतिन के पास हैं। 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर है पुतिन के पास। 2018 में फोर्ब्स के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे पुतिन। अगला नाम है जो बाइडेन का। 25 लाख डॉलर की संपत्ति जो बाइडेन की थी। पत्नी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा डॉलर की संपत्ति है। 1 करोड़ 10 लाख और 40 लाख डॉलर के 2 घर भी बाइडेन के हैं। 10 लाख डॉलर सरकारी पेंशन है उनकी। अगला नाम देखिए इमैनुअल मैक्रो। 226 करोड़ की संपत्ति का दावा है। 226 करोड़।
12,000 वर्ग फुट का आलीशान महल है मैक्रो का, और मैक्रो के पास कई लग्जरी कारें भी हैं। यह है कमाई। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन कितनी ईमानदारी के साथ देश के बारे में सोचता है और देश की सेवा करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ न सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग, न सिर्फ इमरान खान, न सिर्फ इमैनुअल मैक्रो, न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है। सुनिए जरा। मैं तो सलूट के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है या इंडियन गवर्नमेंट? इंडियन गवर्नमेंट। कैसे? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है, और इंडिया में जो भी क्या उसका नाम है इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को इंडिया से तो जाहिर बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया के मामले में एक छोटा सा बच्चा है ना। पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन आप इस वजह से भी नहीं कर सकते बिकॉज के उधर की जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो पाकिस्तान जैसे 10 मुल्क आ जाए उसमें। सो इंडिया बेहतर है, जाहिर बात है, आबादी ज़्यादा है, इकोनॉमी ज़्यादा है, तो इंडिया बेहतर ही। आई थिंक इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। इंडिया को देखेंगे तो इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 77% लोगों ने दोबारा से नरेंद्र मोदी को चुनने की वो अपनी इच्छा जो है वो जाहिर की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। पहली बात तो हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं बनता। वो हमारा और उनका कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो डेवलप कंट्री हो चुकी है। अभी नरेंद्र मोदी ने 2025 तक ये ऐलान किया है कि मैं अपने इस इंडिया को जो है कि 2025 तक एक डेवलप कंट्री बनाऊंगा, और पूरी दुनिया परेशान भी और हैरान भी है कि यार कैसे बना देगा। लेकिन जिस बंदे का इतना बड़ा एम है वो बना भी सकता है। खुद को करते तो हैं कंपेयर इंडिया के, हमारा दुश्मन इंडिया है और मतलब कि उनसे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमारा कंपैरिजन मैं कहूँ तो इंडिया से बनता ही नहीं है। हमारा कंपैरिजन करवा लो जिम्बाब्वे से करवा सकते हैं आप, बांग्लादेश से करवा सकते हैं, ऐसे छोटे मोटे मुल्क। हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया बहुत हमसे आगे है। ठीक है, जो अगर इंडिया की बात करें जाए, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है उनको, वहाँ पे अमीर और गरीब को नहीं देखा जाता। वहाँ पे टैलेंट की हकीकी मायने में कदर की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान में अगर रिच है तो वो ऊपर जाएगा, अगर वो पुअर है तो नो मैटर। इंडिया वाले अपने प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इंडिया वाले अपनी अब जो आवाम का सोचती है तो आवाम तो फिर अगर हम हमारे वालिदैन हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारा भी काम है हम उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो ऐसे ही अगर उनकी आवाम वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म की रिस्पेक्ट करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म भी उनकी रिस्पेक्ट करता होगा, उसके काम आता होगा। इकॉनमी तो बहुत बड़ी है ना, और उनकी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो आईटी है। ठीक है, और दुनिया में मेरे ख्याल में कोई भी आईटी की ऐसी सोल्यूशन नहीं है जो इंडियंस के बगैर हो। हर मतलब आईटी में जो है ना वो दे आर रूलिंग नाउ। मैं तो सलूट करता हूँ कि इस तरह ये अपनी इकोनॉमी ऊपर से ऊपर लेकर और भी जा सकते हैं, क्यों ये माशाल्लाह काफ़ी तरक्की पर है। तो रहिए, अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्यों फैन रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह मोदी का जाप जप चुके हैं इमरान खान। देखिए जरा। भारत हमारे साथ आजाद हुआ था, इमरान खान ने कहा था पिछले दिनों। मैं भारत को करीब से जानता हूं, ये इमरान की शब्द है। भारत आजाद मुल्क, भारतीय खुददार कौम है, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। इमरान खान के बोल हैं, कोई सुपर पावर भारत को नहीं चला सकता है। साथ ही साथ भारत की विदेश नीति बिल्कुल आजाद है। इमरान खान ने कहा था भारत पर कोई शर्तें लागू नहीं कर सकता, थोप नहीं सकता। अमेरिका चाहता था भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन फिर भी भारत ने रूस से तेल खरीदा है। यही भारत की ताकत है। अमेरिका का साथी होने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा। भारत ईरान के साथ भी व्यापार करता है, यानी सारे बंदिशों और प्रतिबंध के बावजूद भारत अपनी नीति पर चलता है। न अमेरिका की नीति, न रूस की कोई नीति। पाक का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह होता है। इमरान खान जल्दी ये बात जान गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पाक का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह होता है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री इस बात का इकरार कर रहे हैं। अब जरा सुनिए इमरान को। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप
रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। शायद अब कहने और बताने की जरूरत नहीं, जब आपके पड़ोसी, और वो पड़ोसी जो आपके दुश्मन है, जो आपको पसंद नहीं करते, जिन पर आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर यही सबसे सच्ची तारीफ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, संघ के साथ मुसलमान, तो आखिर ओवैसी भाईजान क्यों परेशान है? दरअसल आपको बताऊं, मोहन भागवत धार्मिक सौहार्द के लिए, देश में सद्भावना के लिए आज धर्मगुरुओं से भी मिले हैं, मदरसे भी गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इमाम हाउस पहुंचे, इसे प्ले कीजिए प्लीज। इमाम हाउस पहुंचे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनकी गाड़ी थी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे थे आज मोहन भागवत। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत आए हैं मिलकर, और इमाम खुद भी बाहर आए हैं मोहन भागवत से मिलकर। तो सवाल ये है कि संघ जो है मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहा है, सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आखिर परेशान ओवैसी क्यों है? सुनवाऊंगा ओवैसी क्या कह रहे हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है सबसे बड़े इमाम से, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ये है, ये इमाम साहब को आप देख रहे हैं, इन्हीं से मोहन भागवत ने मुलाकात की है। सांप्रदायिक सौहार्द के मिशन पर दरअसल मोहन भागवत मुस्लिम शख्सियतों से मुलाकात कर रहे हैं मोहन भागवत, और उसी कड़ी में आज की ये मुलाकात थी। दिल्ली में चीफ इमाम से मुलाकात की है मोहन भागवत ने। डॉक्टर उमर इलियासी हैं चीफ इमाम। इसी दौरान कई मुस्लिम नेता भी मौजूद रहे जब यह मुलाकात हो रही थी। यह मुलाकात कस्तूरबा गांधी मस्जिद में हुई है दोनों के दरमियान। 1 घंटे तक मुस्लिम नेताओं से चर्चा चलती रही, मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही। चीफ इमाम ने कहा है, भागवत हमारे राष्ट्र ऋषि हैं। यह बात ओवैसी को अच्छी नहीं लगेगी कि आखिर एक इमाम मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि क्यों कह रहा है। मोहन भागवत इस देश के राष्ट्रपिता समान है, यह कहा है इमाम ने। हमारा डीएनए एक है, सिर्फ पूजा का तरीका अलग अलग है। भागवत आजाद बाजार के मदरसे दरअसल पहुंचे थे, वहीं पर मुलाकात की। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी भागवत जी ने मुलाकात की। काफी देर तक मदरसे के बच्चों के साथ रहे, उनसे बातचीत की। आपको बताऊं, 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति से भी मिले थे, जमीरुद्दीन शाह, जो नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं, एएमयू के कुलपति भी रहे, उनसे भी मुलाकात की। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी से भी मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। 2 घंटे तक मुस्लिम नेताओं और भागवत के बीच चर्चा चली थी। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से भी चर्चा की गई थी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई इन नेताओं से। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, कैसे मुसलमानों को जोड़ा जाए। ये संघ लंबे वक्त से करता रहा है। इसकी वजह से इस कोशिश में क्या क्या हुआ है ये देखिए जरा। संघ ने दरअसल 2017 से शुरू करूंगा, 2017 में नागपुर दशहरा पूजा में मुस्लिम को मुख्य अतिथि बनाया था संघ ने। दशहरा उत्सव में पहली बार मुस्लिम मुख्य अतिथि बना था नागपुर में। बोहरा समुदाय के मुनव्वर यूसुफ को बुलाया गया था उस दरमियान, और 92 साल में पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 2019 में भागवत राम मंदिर फैसले से पहले अरशद मदनी से भी मिले थे, और जमीयत उलेमाए हिंद के नेता हैं दरअसल अरशद मदनी। यह मुलाकात झंडेवाला स्थित संघ के ऑफिस में हुई थी दिल्ली में। फैसले पर दोनों समुदाय से शांति बनाने की अपील की गई थी। 2021 में
बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ भी मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। संघ प्रमुख ने मुस्लिम शख्सियतों से चर्चा की थी। इस दरमियान सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बातचीत भी की गई थी। ये मुलाकात थी दरअसल कि कैसे सौहार्द बनाया जाए। अब सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। सुनिए। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो, और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, कोई जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से। ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मगर आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का हमको। फिर आइए अब आपको सुनवाते हैं इमाम उमर इलियास ने क्या कहा, सुनिए जरा। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। मस्जिद में भी वो पहली मर्तबा आए हैं और किसी मदरसे में भी वो पहली मर्तबा गए हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश है। वहाँ के बच्चों के साथ उन्होंने जो वार्तालाप की है, उन बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको कभी देखा था, लेकिन साक्षात उनको सुनने के बाद उनको भी लगा, सबको लगा कि ये चीज़ें आम होनी चाहिए। जब आप अपनी नज़र बदलते हैं तो नज़ारा बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि अब नज़ारा बदल गया है। हम सबको एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र सर्वोपरि है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत क्या कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष नहीं, क्या सीएम रहेंगे और सचिन पायलट कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या जादूगर पायलट का प्लान क्या है। अशोक गहलोत जादूगर हैं, लेकिन अशोक गहलोत राहुल गांधी के करीबी हैं, यह आप जानते हैं। राहुल गांधी सचिन पायलट के करीबी हैं, यह भी सच है। लेकिन क्या पायलट पर कुर्सी आएगी? अगली तस्वीर दिखाइए। तो सवाल बुनियादी यह है कि अशोक गहलोत ने दरअसल एक गेम प्लान बनाया है कि अगर वो दिल्ली आ भी गए, अध्यक्ष बन भी गए, तो पहले कल तक कह रहे थे कि वो सीएम भी रह सकते हैं, लेकिन आज एक नया पासा चला है उन्होंने, और उस जो पासा फेंका है उस पर राहुल को भी जवाब देना पड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए जरा। कांग्रेस अध्यक्ष पद की बिसात बिछ चुकी है, अपने अपने मोहरे चले जा रहे हैं। गहलोत ने मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। शशि थरूर भी ताल ठोक चुके हैं। दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। Whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, a belief system, and he represents a vision of India. मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूं, देखो तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। All MLAs, including myself, we all got together and we said the decision of who will lead the state lies with the Congress president. ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के इरादे से कराए जा रहे चुनाव से कांग्रेस और कमजोर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। गहलोत अध्यक्ष तो बनना चाहते हैं, लेकिन पायलट को सीएम बनते नहीं देखना चाहते, और इसलिए कह रहे हैं ये इलेक्शन है, नॉमिनेशन नहीं। एक आदमी दो पद पर रह सकता है। लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि फिर जिम्मेदारी राजस्थान के कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री पद का, अगर आप अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आगे तो मैं समझ रहा हूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ लेके आ गए। जैसे ही गहलोत का ये बयान मीडिया में आया, पार्टी को आने वाले खतरे का एहसास हो गया, और इसलिए केरल के कोच्चि में राहुल गांधी से एक व्यक्ति एक पद का बयान दिलाया गया, क्योंकि उदयपुर अधिवेशन में
पार्टी ने यह तय कर दिया था कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को फॉलो करेगी। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। अब ऐसे में गहलोत ने अपना पैतरा बदल लिया है, लेकिन संकेत यही दे रहे हैं कि उनके जाने के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई भी बने, पायलट उन्हें मंजूर नहीं, जिसका मतलब साफ है कांग्रेस में खेल अभी बाकी है। आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर गहलोत का पायलट प्लान है क्या, कैसे उन्होंने पूरी फील्डिंग लगाई है, कैसे वो एक चाल से सबको मात देने वाले हैं इस बिसात में। देखिए जरा, ये जो जोड़ी आप देख रहे हैं, देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा है। अध्यक्ष के साथ सीएम बने रहना चाहते थे दरअसल अशोक गहलोत, बात नहीं बनी तो गहलोत ने फौरन पाला बदल लिया, पैतरा बदल दिया। अब सीएम पद छोड़ने को तैयार है गहलोत, अध्यक्ष बनते हैं तो सीएम पद छोड़ेंगे गहलोत, लेकिन सीएम के तौर पर सचिन पायलट हरगिज मंजूर नहीं है। गहलोत सचिन पायलट को बता रहे हैं कमजोर नेता, उनका कहना है, इशारा कर रहे हैं कि पायलट अगर आए तो पार्टी हार जाएगी, लेकिन सचिन पायलट अगर सीएम बन गए तो इशारा कर रहे हैं पार्टी हार जाएगी, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं राजस्थान में। पायलट खुलकर नहीं बोल रहे हैं, इशारा जरूर यही कर रहे हैं कि गहलोत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, ताकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रहे। सचिन पायलट सीएम बनेंगे तो उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं मिलेगी, गहलोत ये जानते हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष होते हुए भी कमजोर नजर आएंगे अशोक गहलोत। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, और साफ कर दिया है कि वो चाहते क्या है। देखिए जरा, अशोक गहलोत ने कहा, मैं किसी के नाम की न चर्चा करता हूं और न कर रहा हूं, हमें यह देखना है कि आखिर सीएम कौन बने जिससे मैसेज जाए कि पार्टी एकजुट है और हम किसी भी कीमत पर सरकार रिपीट करें। इसे अन्य राज्यों में भी पार्टी का रिवाइवल होगा इस बात से, यह बहुत बड़ा फैसला होगा अपने आप में, और यह सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा। अब गहलोत 2 दिन से कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं, अब जरा सुनिए राहुल गांधी ने आज क्या कहा। The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. आइए अब आपको बताता हूं कि एक अनार और बहुत से बीमार, कांटों भरा ताज है दरअसल ये। देखिए जरा कौन कौन है जो अध्यक्ष की रेस में। देखिए एक ही कुर्सी है, कुर्सी एक ही है, लेकिन बैठने वाले बहुत से हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तस्वीर साफ हो चुकी है। पहली बात, राहुल ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। राहुल का मीडिया से बातचीत से में इनकार है साफ तौर पर। कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल गांधी, उस दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। राहुल दौड़ से बाहर, कई नेता दौड़ में शामिल हैं। अब देखिए कौन कौन शामिल है। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। गहलोत पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं और 2017 में गुजरात चुनाव के प्रभारी भी बने थे अशोक गहलोत। दूसरा नाम है दिग्विजय सिंह। देखिए इस कुर्सी की रेस में कौन कौन आ गया। 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय राहुल गांधी के गुरु भी माने जाते हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली में है फिलहाल। कमलनाथ भी अब कुर्सी की रेस में आ गए। कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं और कमलनाथ केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बड़ा कद है उनका कांग्रेस में। पार्टी में महासचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। कमलनाथ गांधी परिवार के भी बहुत करीबी हैं। शशि थरूर 2009 से कांग्रेस के सांसद हैं। शशि थरूर पार्टी में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगला नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और खड़गे केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सब इस कुर्सी के अब दावेदार हो रहे हैं। मनीष तिवारी पंजाब से 2 बार सांसद रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं तिवारी।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो भी इस कुर्सी की रेस में। अब देखिए कुर्सी एक है और इस वक्त कुर्सी के दावेदार बहुत से हैं। बहरहाल फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एक राजनीतिक सवाल, वैसे इनके बारे में और एक मैं आपको आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट हिम। ये मैं किसी से मिला था, गुवाहाटी गया था 3 हफ्ते पहले, तो बोला कि हिमंता बिस्वा शर्मा को आप मिले, तो मैंने बोला नहीं मिले। बोले इनको मिलना है तो रात के 12 बजे 1 बजे ऐसे क्या करते? बोले कि ये देखिए 10 बजे डिनर करते हैं, 11:30 बजे बैडमिंटन खेलने